नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच चल रही है और आज टेस्ट में गड़बड़ी के आरोपी कंपनी और टेस्टिंग लैब के संचालकों से पूछताछ हुई। हरिद्वार सीडीओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के संचालकों से करीब 6 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन की। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस पूछताछ में कई अहम और बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। वहीं टेस्टिंग लैब नालवा के संचालकों से एसआईटी ने भी कई घंटे तक पूछताछ की है। अब मैक्स से कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तीसरी आरोपी कंपनी राजचंदानी को सोमवार को पेशी के लिए कहा गया है। अभी मॉर्निंग में मैक्स कॉर्पोरेट से हमने पूछताछ कर ली है और चूंकि नलवा लैबोरेटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनसे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। जिस लैब के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, जिसने 1 लाख टेस्टिंग करी है, उसकी गलती है, उससे आप क्वेश्चन करिए। हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते, हमारी कंपनी टेस्ट कर ही नहीं सकती, ऑथराइज नहीं है। हम तो क्वेश्चन किसी से कर ही नहीं रहे। आपसे क्या है, हम मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पार्टनर्स हैं, मलिकापन शरद। किस चीज में डील करती है कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट? जो ये किस चीज में डील करती है सर कंपनी? बिजनेस फैसिलिटी मैनेजमेंट वगैरह में डील करते हैं। कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले पर सियासत लगातार गर्मा रही है। अब कांग्रेस शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा तट पर उपवास करेगी, तो कांग्रेस के उपवास के बाद बीजेपी उपवास स्थल का गंगा जल से शुद्धिकरण करेगी। चुनावी साल में कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले ने सियासत को भी फलने फूलने का मौका दे दिया। पूरे घोटाले में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कांग्रेस शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर गंगा तट पर उपवास करेगी। तो वहीं कांग्रेस के उपवास के बाद बीजेपी घाटों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेगी। बीजेपी का कहना है कांग्रेस गंगा के नाम पर राजनीतिक और सामाजिक प्रदूषण फैला रही है। पश्चाताप करना चाहिए था गंगा मैया के सामने, आपने माफी मांगनी चाहिए थी। जिस तरह से आपने गंगा मैया की प्रतिष्ठा को, गरिमा को, महिमा को कम करने का प्रयास किया है और जिस तरह से उत्तराखंड की छवि को आपके कुंभ फर्जीवाड़े ने धूमिल किया है। कल कांग्रेस पार्टी माननीय प्रीतम सिंह जी पीसीसी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन करेगी। वहां पर उपवास में सुभाष घाट हरिद्वार में बैठेगी और इनके कारनामों को उजागर करेगी। जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, उसमें हमारे सरकार के द्वारा पूर्व में ही एसआईटी जांच बैठा दी गई है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के लोग वहाँ पर गंगा घाट और वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न जो फैलाने जा रही है, उसकी सफाई अभियान के लिए हम शुद्धिकरण अभियान चलाएंगे। चुनावी साल में धर्मनगरी से जो घोटाला सामने आया है, वो आगे भी खासा चर्चाओं में रहने वाला है। साथ ही सूबे की सियासत को भी और गरमाने वाला है। सुनील, नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की के पास मंगलौर में प्रशासन की टीम के साथ गांव वालों का विवाद हो गया। प्रशासन की टीम पुलिस के साथ कुमराड़ा गांव में तालाब का अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया और पथराव शुरू कर दिया। फिर लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और कुछ गांव वाले भी घायल हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक कुछ ग्रामीण तालाब में मूर्ति स्थापना की कोशिश कर रहे थे, उसी को रोकने यहां पुलिस गई थी। अब वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने चुनाव पर बयान दिया है और कहा है कि फैसला दिल्ली ही करेगी। साथ ही दूसरे विवाद पर भी बयान दिया। असल में उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों बयानों की बाढ़ सी आ गई है। एक दिन पहले काशीपुर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने खुद के थकने की बात कही थी और सीएम तीरथ को ऊर्जावान बताया था। जब सीएम तीरथ से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो वही उपचुनाव की बात पर सीएम तीरथ ने कहा कि ये फैसला भी केंद्र नेतृत्व का ही होगा। यानी दोनों ही सवालों में सीएम ने सीधे बात दिल्ली पर डाल दी। देखिए, ये अपना अपना मत है, लेकिन जहाँ तक मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ऐसे समय पे यहाँ भेजा है और मुझ पे विश्वास किया है, 6 महीने के बाद चुनाव में आना ही नहीं होता है। और मैं भी अभी तो मैं सांसद भी हूँ, लेकिन वो भी मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ, ये तय है। तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो जहाँ जब वो भी निर्णय पार्टी ने लेना, मैंने नहीं लेना, मेरा दिल्ली निर्णय लेगा तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास को भुतहा, अपशकुन और मनहूस तक कहा गया और जो मुख्यमंत्री यहां गया उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री तीरथ रावत भी अब तक इस सरकारी आवास में नहीं गए, लेकिन इसी बीच खाली पड़े सीएम आवास को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया गया, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। ये है उत्तराखंड का वो मुख्यमंत्री आवास जो किसी मुख्यमंत्री के लिए भाग्यशाली नहीं रहा और जो यहाँ आया उसकी कुर्सी वक्त से पहले चली गई। 100 से ज्यादा दिन बाद भी मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने यहाँ कदम नहीं रखा और अब ये मुख्यमंत्री आवास कोविड की तीसरी लहर में काम आएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि दूसरी लहर में जहां अलग अलग सेंटर तैयार किए गए, तो वहीं तीसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री आवास तैयार होगा। ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने खड़े कर लिया और मैं आप आज को और एक और बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, 3rd वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आवास को कोविड के लिए तैयार करने की बात क्या कही? कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल तैयार नहीं हो सके, इसीलिए आवास को तैयार किया जा रहा है और जिस आवास को अपशगुन मानकर मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, वहां कोरोना मरीजों को भेजने की तैयारी है। राज्य में क्या मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि कोई और उपयुक्त स्थान ही नहीं है? आप उसको अपशगुन मान करके स्वयं तो वहां जा नहीं रहे और आप कोविड के पेशेंट्स को वहां भेजेंगे। कमाल की बात है। मतलब एक कोई किसी बात का कोई तर्क हो। मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस है। राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम कोविड जैसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। करीब 16 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री आवास 2009 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें करीब 20 कमरे हैं। पूर्व सीएम निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी इसी मुख्यमंत्री आवास में एंट्री के बाद गई और पूर्व सीएम हरीश रावत तो इसमें गए ही नहीं और मुख्यमंत्री तीरथ रावत अब तक यहाँ नहीं गए और अब मनहूस, अपशगुन और भूतहा कहा जाने वाला ये आवास कोविड की तीसरी लहर में मरीजों के काम आएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। 27 जून को बीजेपी के दिग्गज रामनगर में आयोजित चिंतन शिविर में जुटेंगे। शिविर में 2022 का रोड मैप तो तय किया ही जाएगा। विपक्ष पर भी पूरा एक सत्र समर्पित होगा। इस बार 27 से 29 जून तक बीजेपी चिंतन कैंप आयोजित कर रही है। शिविर में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सांसद, मुख्यमंत्री समेत करीब 40 दिग्गज 7 अलग अलग सत्रों में सियासी हालात पर मंथन करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी तो करीब 3 सत्रों में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। चिंतन शिविर की बड़ी बात यह है कि इस बार पूरा एक सेशन विपक्ष की गतिविधियों, उनकी ताकत और कमजोरियों पर चर्चा का होगा। वर्ष का पूरा रोड मैप कि किस महीने में कब कब हमने क्या क्या करना है, संगठन से लेकर के और राजनीतिक गतिविधियां, इन सब पर गहन चिंतन बैठक के अंदर 3 दिन की जो चिंतन बैठक है उसमें होगा और ये 27, 28, 29 तारीख को रामनगर कुमाऊं के अंदर होगी। टिहरी से खबर है जहां कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से इस्तीफा मांगा है। आरोप है कि फर्जी पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और मामला हाईकोर्ट में है। प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद का कहना है कि फर्जी पब्लिक लाइब्रेरियों के मामले में हाईकोर्ट ने 30 जून तक सभी पक्षों से जवाब मांगा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पिटिशनर ने इस पे सीबीआई जांच की मांग की है। ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। तो मेरा आदरणीय मदन कौशिक जी से विनम्र आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि एक स्वच्छ छवि के लिए मदन कौशिक जी को जब तक जांच नहीं हो जाती है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने सभी पदों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। कांग्रेस की सीनियर लीडर इंदिरा हृदय के निधन के बाद आज पीपल पानी संस्कार हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता हल्द्वानी में उनके घर पहुंचे और अपने दिवंगत नेता को याद किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका सिंह, विधायक करण माहरा, काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। इंदिरा हृदय का निधन 13 जून को हुआ था दिल्ली में और तभी से पार्टी के सभी प्रोग्राम कैंसिल किए गए थे, लेकिन अब पीपल पानी और तेरवी का संस्कार हो चुका है और अब 25 जून से पार्टी के प्रोग्राम शुरू होंगे। तो वहीं अब कांग्रेस संगठन को नेता विपक्ष का भी चुनना है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में नए नेता विपक्ष की घोषणा हो सकती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेसी नेताओं में हलचल तेज है।
उधम सिंह नगर के बाजपुर से खबर है, जहां नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। मुंडिया कला के रहने वाले किरण पाल ने तहरीर देकर कुछ लोगों पर उसके भाई राहुल चंद्रा का धर्म परिवर्तन कराकर उसको मुस्लिम बनाए जाने का आरोप लगाया। किरण पाल ने बताया कि 2016 में उत्तर प्रदेश के कलियर नगला का रहने वाला मुकम्मिल उसके भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर दुबई ले गया था और जब 2019 में वो वापस आया तब से उसका रवैया मुस्लिम समाज के लोगों की ही तरह हो गया था। किरण पाल ने बताया कि उसका भाई राहुल मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ने लगा और अपना नाम राहुल चंद्रा की जगह इस्लाम बताने लगा। उन्होंने बताया कि जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो वो घर से भाग गया। इसे मुकम्मिल के परिवार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। भाई को विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया, उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज पढ़ने लग गया और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, एक घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। इस मामले में हमने तहरीर ले ली है और हमने एसएसआई को निर्देशित कर दिया है कि वे रामपुर उत्तर प्रदेश जाकर उस पीड़ित व्यक्ति से मिलेंगे। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार हुए और हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के मुख्य आरोपी उमर गौतम का उत्तराखंड से भी करीबी रिश्ता सामने आया है। आरोपी गौतम ने उधम सिंह नगर की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 1980 से 1985 तक गौतम यहां का छात्र रहा और पंतनगर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई के दौरान वो श्याम प्रताप सिंह गौतम से धर्म परिवर्तन कर उमर गौतम बन गया। यहीं पास की ही मस्जिद में पहली नमाज भी उसने पढ़ी थी। गौतम पर हजारों लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है और फिलहाल यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। 1980 से लेकर के 1985 तक इनके द्वारा यहाँ जो है बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी गई। उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे और हाल ही में दिल्ली में इनका रहना बताया गया है और वहाँ से संभवतः एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ ने इसको पकड़ा है धर्मांतरण का नाम को लेकर के। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। हालात ये है कि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीण तेज बहाव के नाले को पार करने के लिए लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण उर्थिंग का नाला उफान पर है। पैदल रास्ते जमींदोज हो गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण भारी बोल्डर्स के बीच से जाने को भी मजबूर हैं। काफी परेशानियों का सामना करते हुए हमारे महिलाएं। तो मौसम की पहली बरसात ने ही पिथौरागढ़ में जमकर तबाही मचाई है। बीते दिनों हुई भारी बारिश ने जहां दर्जनों रोड को बर्बाद कर दिया है तो वहीं कईयों के आशियाने भी जमींदोज हुए हैं। यही नहीं, पैदल रास्तों और पुलों के टूटने से कई गांव कैद हो गए हैं। 2013 की आपदा के बाद ये पहला मौका होगा जब पहली बरसात ने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जमकर कहर ढाया। धारचूला, मुनस्यारी और बंगापानी तहसील क्षेत्र में आसमानी आफत ने लोगों को मुश्किल में डाला है। सड़कें, पैदल रास्ते, पुल और कई मकानों को पानी का जलजला अपने साथ ले डूबा। हालात ये है कि लोगों को इधर उधर जाने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डालना पड़ रहा है। दारमा घाटी के दर्जनों गांव तो जैसे जहां थे वहीं कैद हो गए हों। 6 ग्रामीण पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, जो लकड़ी के पुल थे, जिनके रेस्टोरेशन के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जा रही। एक मोटर पुल बहा है जिसके लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 19 भवन प्राथमिक सूचना में ध्वस्त बताए जा रहे हैं। फिलहाल लिपुलेख बॉर्डर के साथ ही दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह कटा है। नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने रोपवे को सैलानियों के लिए खोल दिया है। नैनीताल पहुंचे टूरिस्ट ने इस केबल कार का लुत्फ उठाया और स्नोव्यू पहुंचे। कोविड की दूसरी लहर के बाद से बंद रोपवे था। हालांकि अभी सैलानियों की कमी दिख रही है, लेकिन विकास निगम को उम्मीद है कि जल्द ही टूरिस्ट की संख्या में इजाफा होगा। ऐसे ट्रॉली खुली है, केस भी कम हुए हैं, तो अब आगे आने वाले समय में ट्रॉली में पैसेंजर का आना बढ़ेगा और ज़्यादा पर्यटक इसका आनंद लेंगे, ऐसी संभावना है। उम्मीद है एक आध दिन में बढ़ेंगे अब? हाँ जी, बिल्कुल एक आध दिन में बढ़ेंगे। बाकी अब 29 तारीख से नई गाइडलाइन भी आनी है, तो अगर उसमें भी सरकार के द्वारा कोई छूट दी जाती है तो निश्चित तौर पर ही पेशेंट टूरिस्ट लोग बढ़ेंगे जरूर।